तो हम तो तुरंत एक दिन में चंदा करते हैं, 10 रुपया घर पीछे चंदा कर दें, बोर को बना देते हैं, खत्म बात। जी जी, उसको टैक्स नहीं कहा जाता, ठीक है, उसको टैक्स नहीं कहा जाता, हम चंदा कर लेते हैं, ठीक है, घर पीछे बारात बोलते हैं, बारात जी जी अपनी समस्या का समाधान कर लिए। जब जरूरत है पैसा इकट्ठा करके किसको रखना, सिंपल सवाल, ठीक है। तो गाँव के ऊपर है, यदि आप टैक्स का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है, याद रखना, और बाहर का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है, याद रखना जी। ठीक, उस पे कभी चर्चा करेंगे तो पूछने से मैं बताऊंगा। अभी हम वापस आएंगे, 8 बज गए जी। देख रहे हैं क्या? जी सर, दिखाई दे रहा है। सामान तो लाए हैं। तो मेरे ख्याल से हम 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। अब ये आज 7वां है, इसमें हम देखेंगे नियम के बारे में, ठीक है। और जो मैं कल मेरे ख्याल से लास्ट में सवाल जवाब आप लोगों से नहीं दे पाया था, क्योंकि बहुत सारे कानूनों को मैं बताया, धारा ये कानून करके, लेकिन आप लोग कितना समझ पाए मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करना समझने की। कंफ्यूजन होगा तो मेरे को सवाल करना। ये एक ढांचा दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या? 11,000 कोई एक्सप्लेन अगर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? कोई एक्सप्लेन करेंगे क्या अपने तरीके से? सर, इसमें ग्राम सभा की स्थायी समिति का जिक्र है, संसाधन योजना प्रबंधन समिति, तो जितने भी अभी बात कर रहा था, जो मैं अभी बात कर रहा था, संसाधन योजना प्रबंधन समिति, यही समिति आदि कर्मयोगी में सहयोगी रूप से उन्हीं के गांव के 15 से 20-25 लोगों को ये लोग नामित किए हैं सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से हेल्प करने के लिए कि कहाँ पानी है, पानी किधर से आता है, ठीक है, और यहाँ पे सिंचाई का साधन है कि नहीं, वृक्षारोपण कोई अतिक्रमण तो नहीं किए हैं, ऐसे पूरे जंगल को घूमे हैं। तो ये जो संसाधन, मतलब आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो, लेकिन आपके पास के जितने भी संसाधन होंगे, रेती हो, मुरुम हो, गिट्टी हो, जल, जंगल, जमीन, उसका योजना बनाना है। तो ये योजना बनाने वाला मैं कह रहा हूँ, तो योजना बनाने की बारी जो है वो अभी 2 अक्टूबर को हमको अप्रूव करना है, वो योजना। और उसके बाद मैनेजमेंट, आप उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे? जो उपलब्ध संसाधन है, आपने प्लानिंग भी कर लिया, आप उसका प्रबंधन कैसे करोगे? वो पूरे के लिए आरपीएमसी तय करता है। तो ये स्थायी समिति है किसी भी गांव का, ये बदलता नहीं है, ये शेड्यूल एरियाओं में ही है ऐसा, नॉन शेड्यूल एरियाओं में ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा है शांति और न्याय समिति, इसको हम बोलते हैं पीस एंड जस्टिस कमेटी, ठीक है, पीजेसी बोलते हैं। आने वाले, ये सब नया नाम लग रहा हो आप लोगों को, लेकिन आने वाले समय में आपकी जुबान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आरपीएमसी और पीजेसी ये दोनों भी एक स्थायी समितियां हैं। और पीजेसी का काम होता है, आपके गाँव में कोई भी विवाद होता है, कोई भी समस्या होता है, तो उसका समाधान करने के लिए ये 11 लोग बैठते हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदारी इन्हीं लोगों का है। इसमें बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं गांव के, और कोई भी केस सीधा थाने नहीं जाता, पहले ये पीजेसी में आएगा, पीजेसी फिल्टर करेगा, लगता है कि ये बड़ा मैटर है, थाना जाना चाहिए करके तो जाना चाहिए, लेकिन हर मैटर को लेकर के थाने में नहीं जाना चाहिए। शांति और न्याय समिति को हम अभी थोड़ा से अगले वाले स्लाइड में थोड़ा देखें। स्थायी समिति ये बनता है के तहत में, लेकिन इसी के साथ एक पैरेलल एक और कमेटी बनता है। यदि आप जंगल जमीन आपके गाँव में, और जंगल जमीन को यदि सरकार ने मान्यता दे दी है सामुदायिक वन हक के माध्यम से, तो वह वहाँ बनेगा CFRMC, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति, और ऊपर में हमने लिखा था संसाधन योजना प्रबंधन समिति। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 कानून है, 2 कमेटियां हैं। नीचे वाले जो FRA की कमेटी है वो जंगल जमीन का प्रबंधन करेगी, और जो पैसा है वो ओवरऑल अपने पूरे कस्टमरी बाउंड्री के अंदर का प्रबंधन करेगी। FRA के साथ में 2 कमेटियां बनती है, एक CFRMC जब धारा 5 रन करता है तब धारा 5 के तहत में कमेटी गठित होती है,
लेकिन टाइटल लेने के समय में ही वन अधिकार समिति बनती है। तो ये छोटे छोटे गाँव की समितियां हैं, ये पावरफुल समितियां हैं, गाँव वालों को पता नहीं होता है और इसीलिए सरकारी तंत्र उसको जकड़ लेता है। एक और आपके गांव में कानून लागू होता है, वो है बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें एक बीएमसी बनता है, जैव विविधता प्रबंधन समिति, ये भी मैनेजमेंट करता है। ये भी जंगल नहीं बोल सकते इसको, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी है, पूरा ओवरऑल आ जाता है, हवा पानी जल जंगल जमीन सब आ जाता है। उसके लिए एक कमेटी होती है, इसका एक आपके गांव में रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर में आप पूरा लिखे होंगे, पीली तितली क्या करती है, गोंगी क्या है, केकड़ा क्या है, नीम क्या है, ठीक है। आपके पूरे जंगल के हर्रा बैर चिरौंजी जितने भी हैं आपके जीव जंतु पशु पक्षी, ये सबके बारे में आप एक रजिस्टर उस गांव में बना के रखे हैं। उसका भी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपके एरिया में यही चिड़िया मिलता है कि नहीं मिलता है, पीली तितली मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। आपके जामुन चिड़ई जामुन मिलता है कि नहीं मिलता, ये सब आपके ट्रेडिशनल नॉलेज के माध्यम से, जैसे हमने पहले बात किया था जानवर आदिवासी के लिए करके, तो सेम वैसे ये आपके लिए मौसम विज्ञानी तत्व है जिनको आपको बनाए रखना जरूरी है। तो ये 3 कानून है अलग अलग, बायोडाइवर्सिटी 2002 का कानून है, FRA 2006 का कानून है, पेशा उससे 10 साल पहले 1996 का कानून है। ये 3 कानूनों को जब आप क्लब कर देते हैं और इस पे जब आप काम करना चालू करते हैं तो गांव तो पूरा देखने का नजरिया बदल जाता है, गांव अपने आप ही एक्टिव मोड में आ जाता है। आप नाम सुने होंगे तिरिया, आप सुने होंगे बुड़मारास, आप सुने होंगे पुनागांव, आप सुने होंगे पंडोरी, इस तरीके का बहुत सारे नाम है, जबर्रा, ठीक है। जब आप इन 3-4 कानूनों को क्लब करके जब आप बता दें और गांव वालों को बता दें कि आप ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, तो उस पावर को लेकर के वो काम करना चालू कर देती हैं, तो ग्राम सभा सशक्त होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है ग्राम सभा सशक्तिकरण बोल रहे हैं तो कोई एक कानून उस पे पावर दे सकते हैं, कानूनों को साथ क्लब करके जाना होता है। इसके अलावा भी आप समितियां बना सकते हैं अपने गांव के बारे में। गांव में आपके गांव में बड़ा बाजार होता है तो बाजार कमेटी भी आप बना सकते हैं, हाटून समिति, ठीक है। ये ग्राम सभा अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं पेशा नियम पे। तो ये शांति एवं सुरक्षा और विवाद, तो ग्राम सभा एवं न्याय समिति छोटे मामलों में सुनवाई करने में सक्षम है। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर 1000 तक का जुर्माना भी लगा सकती है। ये 1000 जुर्माना इसलिए क्योंकि आप तो बड़े बड़े 50,000 60,000 जुर्माना लगाते हैं, 1 लाख लगाते हैं, लेकिन वो लिखने का नहीं है, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे तो आप सत्यापित नहीं कर पाएंगे, उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो कानूनन रूप से जो लिखित में है उसके आधार पर आईपीसी की 26 धाराओं पर इनको सुनवाई करने का अधिकार है ग्राम सभाओं को। समिति के निर्णय के विरुद्ध ग्राम सभा में ही अपील हो सकती है, दूसरे जगह आप अपील नहीं कर सकते। प्रथम अपील जो है वो ग्राम सभा में ही होगी इस समिति के खिलाफ। शांति एवं न्याय समिति ये देखेगी कि आपके एरिया में शांति व्यवस्था कायम है कि नहीं। यदि कहीं अशांति फैलने की आशंका लगता है तो वैसे समय में वो पुलिस की भी सहायता ले सकता है। यदि आपके गांव से कोई पुलिस वाला आपके गांव से किसी को उठा के ले जा रहे हैं तो 7 दिन के अंदर में उसको कहाँ रखे हैं वो बताना है, तत्काल बताना होता है ग्राम सभा को कि हम कोतवाली में रखे हैं, हम इसको सेंट्रल जेल भेज रहे हैं, ठीक है। और क्यों भेज रहे हैं इसकी जानकारी आपको 15 दिन के भीतर में बताना है ग्राम सभा में। ये चूंकि गांव वालों को नहीं पता होता है, ये चूंकि पुलिस वाले को पता नहीं होता है, तो वही भर्रासाई चल रहा है जैसे 2022 के पहले चलता था। हम अभी बात कर रहे हैं 2022 के नियम के अनुसार। तो ये चेंजेस आना चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ में आना चाहिए ये चेंजेस। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे व्यवस्था जागरूक नहीं होगी, व्यवस्था सुप्त अवस्था में जैसे चल रहा है वैसे चलते रहता है। तो इसलिए हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। शांति एवं न्याय समिति
राजनीति को थोड़ा सा मैं दूसरे एंगल से भी मैं देखता हूँ। आप ऐसा थोड़ा इमेजिंग करिए, ये सोचिए कि शांति और न्याय समिति जो मैं कह रहा हूँ पीजेसी, और ग्राम सभाओं को जो 26 धारा का जो उनको पावर दिया गया, ये आर्थिक न्याय पद्धति में जो भारत का आधुनिक न्याय पद्धति है उसके विकल्प के रूप में, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पैसा नहीं दिया। क्यों दिया? क्योंकि किसी के ऊपर एक थप्पड़ मार दिए, एक थप्पड़ मारे तो थाने में गए, एफआईआर हो गया, एफआईआर हुआ गया तो चलान पेश हो गया, चलान पेश हो गया तो पूरे इंडिया में लाखों केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के आपके सत्र न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय से अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, तो कितने कोर्ट होते हैं, सारे कोर्ट को यदि जोड़ दो तो करोड़ों में जाएगा ये पेंडिंग केस। उस पेंडिंग केस में से एक प्रकरण और बढ़ेगा। अब सबको आपको पता है कि पेंडिंग केस इतने हैं कोर्ट के पास कि वो डिसीजन ही नहीं दे पा रहे, मतलब जज ही नहीं है उनके पास नहीं है। तो आने वाले समय में वो क्या रहा है, आप केवल एफआईआर कर रहे हो, रोज एक एफआईआर हो रहा है, कोई थप्पड़ मार दिया, कोई गाली दे दिया, कोई किसी का मुर्गी चुरा लिया, किसी का कोई फसल काट दिया, कोई किसी के फसल में मवेशी छोड़ दिया, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होकर एफआईआर कर रहे हो। तो वो क्या है, पूरे आधुनिक भारत का जो न्यायिक सिस्टम है उसमें क्या कर रहे हैं हम केवल कोर्ट में बर्डन डाल रहे हैं एक एक एफआईआर कर करके, और हम सबको पता है कि उसका मियाद नहीं है, अवधि नहीं है कि कब उसका न्याय मिल पाएगा। यहाँ तो आप देखे हो कि लोग मर जाते हैं तब तक जाति सत्यापन नहीं होता, सिस्टम ऐसा है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि ग्राम सभा भी स्टेट के परिभाषा में आता है, तो अपने एक अथॉरिटी को पावर हैंडओवर कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। पूरा आईपीसी की धाराओं की सुनवाई से नहीं बोल रहे, क्योंकि उसमें सेकंड क्लास जज की आवश्यकता होती है आईपीसी की धाराओं की सुनवाई करने के लिए। लेकिन आप नियम में क्या चेंजेस कर रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो कि ठीक है 5-6 धारा ऐसे करके 25 धारा है, 26 धारा में आप सुनवाई कर रहे हो। इसका मतलब ग्राम सभाओं को आप सेकंड क्लास जज के बराबर मान्यता देने की प्रक्रिया में एक कदम छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ चुकी है। ये लाइन को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सोचना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको हमेशा याद रखिएगा। कानून कानून होता है, लेकिन कानून को देखने का नजरिया आपका अपना होना चाहिए, ठीक है ना। और जब आप उस कानून को उस नजरिए से देखते हैं तो रिजल्ट भी उसी तरीके से देता है। जब आप मान लेते हैं कि ये तो पैसा कानून लूला है, लंगड़ा है, इसका नियम ही खराब है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, याद रखना। केवल आप ये बोलते रहेंगे कि ये तो हसदेव कट रहा है, आपका बैला डिल्ला जा रहा है, वो जाएगा, ठीक है ना, हसदेव कटेगा, क्योंकि उस हसदेव कटने से पैसा का कोई नाता नहीं है, याद रखना। आप याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा कानून है फिर भी हसदेव कट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पैसा कानून है तब भी हसदेव कटेगा। आप तकनीकी रूप से उसको जानना चाहिए। जैसे मैंने भी कहा ना कि न्यायिक मॉडर्न सिस्टम को आप कैसे सुधार सकते हैं, तो ये आपका देखने का नजरिया होगा तब सुधरेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा एक थप्पड़ मारा जाए एफआईआर कर दे तो रिजल्ट आपको नहीं। हम बात कैसे हो, हमने अंतर बताया था उस समय। तो हमारे क्षेत्र में शेड्यूल एरियाओं में ग्राम सभा के अध्यक्ष को ही पावर है ग्राम सभा बुलाने का। यहाँ तक के कि कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत, सीओ जनपद पंचायत को भी ग्राम सभा बुलाने का अधिकार नहीं है, केवल शासन को है। और शासन
जनपद सीओ नहीं होता, शासन होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट 6 ग्राम सभाएं बुलाती है, 4 नियमित रूप से और 2 विशेष रूप से। तो वो तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, लेकिन हमको यदि तत्काल में जरूरत है, जैसा भी मैंने कहा ना कि एक गांव में भी ग्राम सभा बैठे हैं, वहां जो पंचायत का सचिव है वो बैठा है, स्पीकर आन था, उनसे वो लंबा बात हुआ, आप लोगों से जब पकड़े गए। तो आपको कब आवश्यकता पड़ती है, आप किस समय बैठते हैं ग्राम सभा, कभी भी बैठ सकते हैं, किसी भी समय बैठ सकते हैं, उस समय उस सचिव को आना रहता है और वो लेता है आपके मुताबिक। ऐसा शेड्यूल एरियाओं में ही सुविधा है, नॉन शेड्यूल एरिया में पंचायत में बैठते हैं और 10 बजे से 5 बजे के बीच में बैठते हैं पैरालिंक्स में। लेकिन ये ग्राम सभाओं को बुलाने के लिए 5 व्यक्ति या 5% व्यक्ति या 25 व्यक्ति जो कम हो, वो लिखित में यदि आवेदन देंगे तो 3 दिन के अंदर में उनको बुलाना रहता है, लेकिन अधिकतम 7 दिन तक ग्राम सभा किसी भी हालत में बुला लिया जाता है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है अरे जब जरूरत पड़े तभी ग्राम सभा बैठना है, लेकिन आपको लगता है कि हर 1 तारीख को बैठना है, हर एक पहले सप्ताह के आखिरी मतलब हर महीना के आखिरी रविवार को बैठना है। आप कोई भी डेट तय कर लग सकते हैं, नियमित बैठक भी कर सकते हैं, हर 15 दिन में भी, हर सप्ताह भी, कभी भी बैठ सकते हैं। तो इसके लिए 3 दिन पहले आपको मुनादी कराना होता है बस। इसके लिए कोई आपको सीओ जिला पंचायत या कलेक्टर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। तो आप एकदम स्पष्ट हैं, 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया कि अब कोई भी गांव ग्राम सभा कभी भी बैठ सकती है। इसके लिए आपको जिला मुख्यालय से अनुमति लेने की या सीओ जिला पंचायत से या सीओ जनपद से अनुमति ले आवश्यकता नहीं है। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो सक्षम है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। लेकिन यदि गांव वाले चाहते हैं कि हमको ग्राम सभा भी चाहिए तो बैठ सकते हैं, जैसे कि अभी सुकमा के लोग बैठे हैं, जबकि वो सेंसिटिव जो है। आप लोग तो सेफ जो, आप लोग कभी भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब बैठने की बारी आती है तो कितने लोगों को से कोरम पूरा होगा, तो वो 1/3 से होता है, उसमें 1/3 महिला भी होना जरूरी है। मतलब 100 में 33 लोग, और उस 33 में से 33% महिला ही होना जरूरी है। लेकिन गाँव में और कोरम करके यदि जब भूमि वापसी हो गया, सामुदायिक संसाधन के संबंध में निर्णय लेना होगा, तो ऐसे समय में 50% से ज्यादा कोरम पूरा होना चाहिए, तभी वो मान्यता होता है। अन्यथा केवल 10 लोग बैठ गए, 33 लोग बैठ गए और हमारे जंगल के बारे में निर्णय ले लिए और उस दिन हम लोग नहीं थे, तो ये गलत बात है। कम से कम जल जंगल जमीन के बारे में, किसी के घर उजड़ने के बारे में, किसी के घर बसाने के बारे में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो वो कम से कम 50% से ज्यादा लोग निर्णय ले उस ग्राम सभा में बैठ करके, जिसमें 1/3 महिला भी होना जरूरी है। ग्राम सभा का अध्यक्ष और सचिव, तो जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं नियम में, ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो उसी गांव का होना चाहिए और वो आदिवासी होना जरूरी है। और जो सरपंच चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति है वो 5 साल तक ग्राम सभा का अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करेगा और इसका कार्यकाल 1 साल होगा और एक बार महिला तो एक बार पुरुष होंगे। ग्राम सभा का, हर ग्राम सभा का एक सचिव होगा और वह होगा जो आपके एरिया में जो पंचायत का सचिव होगा, वही जो है उस ग्राम सभा का सचिव होगा।
उनका वो मसाक के रखे है। बहुत के नहीं जाओ पे कंटिन्यू मतलब का होते? लगातार हैं? लगातार लोड होते। कंटिन्यू मतलब लगातार। अब ये गेट हस मतलब का है तो ये देखो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, रामैया की पेंडिंग में रहिन दिन ही दो चक्कर पेंडिंग में करे तो डाउनलोड हो लागत है। हाँ वही ना का तू भी रोके या का दिक्कत है तो कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब लगातार, पेंडिंग मतलब अभी रुके हैं जाने। एक हर दिमाग से बिठा टॉप डाउनलोड देखा तो है देख अनइंस्टॉल। पेंडिंग 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 पेंडिंग। ओहो बहुत खुशगारी करी करा क्या बोल रहा गेम को डाउनलोड मत करे खाली वही रोक यार कुछ को दबा के बहुत मोबाइल का चाहिए तो हाथ में तो ना कचिंग काट दो हाथ नहीं ले मोरा कितना बोले रहो समझ में नहीं आए खोपड़ी में तब तो मोबाइल हैंग मारे लागी है। का ये कुछ तो मत लगा अगर डाउनलोड करके खिलाऊं फिर मैं तो फुटबॉल हाथ फेंक ना तो फिर खेलूं तो और साथ के ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पता नहीं क्या हो गया।